इमेजिन करो, एक फाइल्स और एडमिनिस्ट्रेशन में उलझा हुआ एक मैसिव प्रोजेक्ट हाथ में लेता है। इंडिया की हर कम्युनिटी, हर ट्राइब, हर कास्ट को डॉक्यूमेंट करने का उनका काम इतना एपिक था कि आज भी रिसर्चर्स यूज करते हैं। कूल है ना? बहुत कूल। हे दोस्त, वेलकम टू आवर स्पेशल सेशन। इस इनक्रेडिबल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करो, लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। चलो, लेट्स बिल्ड दिस अमेजिंग कम्युनिटी टुगेदर। बिल्कुल। आज हम एक प्रॉपर मैराथन करने वाले हैं। दिस इज अ फुल स्टैक डीप एनालिसिस ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। हम क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज टैकल करेंगे, सो गेट रेडी। ओह, आई एम रेडी। We'll explore everything from the digitization of the rural economy, हम village as a little republic के myth को debunk करेंगे, and we'll look at the double-edged sword of globalization. And that's not all. We will also deep dive into the contributions of the absolute pioneers of Indian anthropology, S.C. Roy, N.K. Bose, the legendary K.S. Singh, और इरावती कार्वे और B.S. कोहा के बीच की debate. Yes. We'll also unpack the role of colonial administration और finally अलग-अलग tribal economic typologies को compare करेंगे. It's going to be packed, full of energy or super useful. So grab your notes and let's begin. Okay, first question up. Let's do it. Question. Digitization of rural economy. 10M 2024. Okay. Broad micro theme. Socio-economic and cultural impacts of digital technology integration in the rural economy. Let's break this down. Basically, digitization of rural economy का मतलब है गांव की इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ में डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना। अच्छा, सोचो, लोकल चाय स्टॉल पर यूपीआई पेमेंट से लेकर फार्मर्स का अपने फोन पर मार्केट प्राइसेस चेक करना। Exactly. इमेजिन, एक फार्मर है छोटे से गांव में। पहले उसे अपनी फसल बेचने के लिए लोकल मंडी जाना पड़ता था, जहां प्राइसेस मतलब फिक्स होते थे। सही है। अब ई-नन जैसी ऐप से वो इंडिया में कहीं भी बेस्ट प्राइस चेक कर सकता है। दैट्स द पावर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस पर एक आंसर कैसे स्ट्रक्चर करें? देखो, इंट्रोडक्शन के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी है। तो हम मेंशन करेंगे कि सेंसस 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया की 65% से ज्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। ओके, ये एक लाइन एग्जामिनर को बताती है कि हमें टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता है। समझे? गॉट इट। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। अब आंसर के बॉडी के लिए कहां से स्टार्ट करें? सबसे विजिबल इम्पैक्ट से, इकोनॉमिक एंड एक्सचेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सबसे पावरफुल एग्जांपल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स या डीबीटीज। हाँ, डीबीटीज। जब वेलफेयर मनी सीधा बैंक अकाउंट में जाता है तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और करप्शन कम होता है। और ये सिर्फ एक मनी ट्रांसफर नहीं है, राइट? इससे सोशल डायनामिक्स भी चेंज होते होंगे। एब्सोल्युटली। यहाँ थोड़ी एंथ्रोपोलॉजिकल डेप्थ डालने के लिए हम मॉसल मॉस जैसे स्कॉलर को ला सकते हैं और उनके गिफ्ट इकोनॉमीज के कॉन्सेप्ट को। गिफ्ट इकोनॉमीज। पहले गांव में बार्टर या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज चलता था जो सोशल ऑब्लिगेशन पर बेस्ड था। डिजिटाइजेशन इससे ई नाम जैसे फॉर्मल ट्रांसपेरेंट मार्केट्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वेट, यहाँ एक सवाल है। Why is mentioning a scholar like Marcel Moss important? क्या इससे सच में मार्क्स पड़ते हैं? इट्स क्रूशल क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजिकल डेप्थ ऐड करता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहे बल्कि कोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हैं। इट एलिवेट्स द आंसर फ्रॉम अ सिंपल डिस्क्रिप्शन टू एन एनालिसिस। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो इकोनॉमिक पार्ट के बाद आगे क्या? नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट। डिजिटाइजेशन किनशिप डायनामिक्स तक को बदल रहा है। यहाँ आप रैडक्लिफ ब्राउन को मेंशन कर सकते हैं। ओके। जैसे जब वुमेन को डायरेक्ट सब्सिडीज मिलती हैं, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ती है। इट्स अ ह्यूज एम्पावरमेंट टूल विद इन द फैमिली। बट ये सब बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इसके चैलेंजेस क्या हैं? द डार्क साइड ऑफ द स्टोरी। यहाँ आता है सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। एरिक वुल्फ ने स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज की बात की थी और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पुअर कनेक्टिविटी और लो डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि एल्डरली या बहुत रिमोट एरियाज के लोग पीछे रह जाते हैं। दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स, सोशल कल्चरल इम्पैक्ट और चैलेंजेस हैं। और कोई डायमेंशन? हाँ, गवर्नेंस। हमें कॉमन सर्विस सेंटर्स या CSCs को जरूर मेंशन करना चाहिए। राइट, CSCs। ये ई गवर्नेंस सर्विसेज गांव में ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स वो स्मॉल फार्मर्स के प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर करने के लिए एक गेम चेंजर है। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एक स्टूडेंट इस आंसर को लॉजिकली कैसे स्ट्रक्चर करे ताकि ये फ्लो में लगे, रैंडम पॉइंट्स की लिस्ट ना लगे? सिंपल, इकोनॉमिक पॉजिटिव से शुरू करो, जैसे डीबीटी, ई नाम, फिर सोशो कल्चरल इम्पैक्ट्स पर जाओ, उसके बाद चैलेंजेस डिस्कस करो और फाइनली गवर्नेंस पर टच करो। इससे एक बैलेंस्ड फॉर एंड अगेंस्ट व्यू बनता है जो हमेशा इंप्रेसिव होता है। और इन चैलेंजेस को याद रखने का कोई सिंपल ट्रिक? आई लव दिस वन। बस DIL सोचो, डिवाइड द डिजिटल डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इट एंड लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। सिंपल एंड इफेक्टिव। ब्रिलियंट। तो कंक्लूजन के लिए आखिरी बात क्या हो? कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। हम बोलेंगे कि टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें डिजिटल डिवाइड और कल्चरल रेजिस्टेंस को एड्रेस करना होगा। बट और ये की है, ये सब करते हुए हमें लोकल कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना होगा। ये एक न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। माय फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस, वो एक कीवर्ड कौन सा है जो इस आंसर के लिए नॉन नेगोशिएबल है? डिजिटल डिवाइड, विदाउट अ डाउट ये को चैलेंज है और एक मस्ट मेंशन टर्म। चलो, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस लाइन आउट लाउड. Digitization enhances financial inclusion through DBTs, but also creates a digital divide, highlighting structural inequalities. Reverse it.
In short, digitization in rural India is a game changer with huge economic and social benefits, but we must fix the digital divide to make it truly inclusive. तो हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी आज विलेजेस को कैसे बदल रही है, बट उस चेंज को समझने के लिए पहले हमें उस मिथ को टैकल करना होगा कि विलेजेस पहले कैसे थे. ये colonial idea of the village as a little republic. Exactly. Question: Village as little republic, 10-20-23. Right. Broad micro theme: critical analysis of the concept of the Indian village as an isolated, self-sufficient little republic. बिल्कुल. ये टर्म लिटिल रिपब्लिक्स एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर चार्ल्स मेटकाफ ने 1833 में पॉपुलराइज किया था. अच्छा. उनका आइडिया था कि इंडियन विलेजेस हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट आइसोलेटेड यूनिट्स रहे हैं, मतलब बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था. इमेजिन एक छोटा सा सेल्फ कंटेन्ड स्नो ग्लोब, उसके अंदर सब कुछ, अपना गवर्नमेंट, अपनी इकोनॉमी, अपने रूल्स. सही है. मेटकाफ को लगता था इंडियन विलेजेस ऐसे ही थे, बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये सच था या कॉलोनाइजर्स के लिए एक कन्वीनियंट स्टोरी थी? दैट्स द कोर ऑफ द क्वेश्चन. चलो आंसर स्ट्रक्चर करते हैं. इंट्रोडक्शन में सीधा पॉइंट पर आओ, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो और चार्ल्स मेटकाफ का नाम जरूर मेंशन करो. ठीक है. इससे पता चलता है कि तुम्हें टर्म का ओरिजिन पता है. ओके. अब बॉडी के लिए मैंने सुना है कि इसको थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर करना बेस्ट है. इसका मतलब क्या है? ये एक क्लासिक तरीका है एक डिबेट को स्ट्रक्चर करने का. पहले आप थीसिस प्रेजेंट करते हो विलेज ऑटोनॉमी के 4 में आर्गुमेंट्स. अच्छा. अर्ली स्कॉलर्स जैसे हेनरी मेन ने 1881 में इस ऑटोनॉमी को एग्जैजरेट किया. इवन कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने इस व्यू को सपोर्ट किया, इन कम्युनिटीज को स्टैग्नेंट कहते हुए. सो मार्क्स उन्हें अनचेंजिंग मानते थे. दैट्स इंटरेस्टिंग. बट इसे थीसिस क्यों कहते हैं? गुड क्वेश्चन. एकेडमिक राइटिंग में थीसिस वो इनिशियल आर्गुमेंट या प्रोपोजिशन होता है जिसे आप एग्जामिन और अक्सर चैलेंज करने वाले हैं. इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. परफेक्ट. अब आएगा अहम हिस्सा, द क्रिटिक या एंटीथीसिस. यहाँ हम इस मिथ को बस्ट करेंगे. करेक्ट. सच तो ये है कि विलेजेस कभी भी पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे. उन्हें लोहे के औजार और नमक जैसी जरूरी चीजों के लिए एक्सटर्नल ट्रेड पर डिपेंड करना पड़ता था. आंद्रे बेटेल ने श्रीरामपुर विलेज की अपनी फेमस स्टडी में ये प्रूफ किया. वेट, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, जब मैं बेटेल, रेडफील्ड और श्रीनिवास जैसे नाम सुनता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. इन्हें याद कैसे रखें? ग्रेट वे टू आस्क इट. सिर्फ नाम मत लो, नाम को उनके एक बड़े आइडिया से जोड़ो. ओके. आंद्रे बेटेल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, रॉबर्ट रेडफील्ड कल्चरल इंटरडिपेंडेंस. उन्होंने लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस का कॉन्सेप्ट दिया. राइट. और एम.एन. श्रीनिवास पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस. उन्होंने बताया कि जमींदारी सिस्टम के थ्रू विलेजेस बड़े पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े थे. तो कनेक्शंस इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, ये बहुत क्लियर है. तो इस पूरी डिबेट का कोर टेकअवे क्या है? कोर टेकअवे ये है कि अ कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट इंडियन विलेज का आइडिया एक कॉलोनियल मिथ है. ये एक ऐसी कहानी थी जिससे एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी सिंपल और आसान लगती थी रूल करने के लिए. सही है. रियलिटी हमेशा से इंटरकनेक्शंस और डायनामिज्म की रही है. तो हम इसे कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन सिंपल और डायरेक्ट है. मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी लिटिल रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह रिजेक्ट करती है. अच्छा. इसके बजाय वो इस बात पर जोर देती है कि इंडियन विलेजेस हमेशा से डायनामिक और वाइडर वर्ल्ड से इंटरकनेक्टेड रहे हैं. कंक्लूजन में आइसोलेटेड के बजाय कोई और पावरफुल वर्ड यूज कर सकते हैं. यस, मोनोलिथिक यूज करो. जैसे rather than viewing them as monolithic and isolated entities, ये एक पावरफुल वर्ड है. आपका कंक्लूजन ज्यादा एकेडमिक लगेगा. Okay, practice time. चलो, try saying this. Modern anthropology rejects the monolithic concept of the Little Republic, emphasizing the economic, cultural, and political interconnectedness of Indian villages. Practice. In short, the romantic idea of Indian villages as isolated little republics is a colonial myth. They were always connected to the wider world. हमने ये मिथ तो बस्ट कर दिया कि villages past में isolated थे. बट तब क्या होता है जब पूरा ग्लोब प्रेजेंट में उनसे कनेक्ट होता है? This brings us to a big one, a 20 marker. Ready. Question. Globalization, on one hand, has provided opportunities, and on the other hand, thrown challenges to Indian villages. Elucidate. 20M 2022. Oh, this is a classic two sides of a coin question. Globalization, जिसे sociologist Anthony Giddens ने intensification of global interconnectedness कहा है, Right. उसके Indian villages पर positive effects यानी opportunities और negative effects यानी challenges दोनों हुए हैं. सोचो, एक तरफ पंजाब का फार्मर अपना बासमती राइस यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. बिल्कुल. और दूसरी तरफ विदर्भा का कॉटन फार्मर इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से डिस्ट्रेस में है. ये एक मैसिव चैलेंज है. यही है ग्लोबलाइजेशन. Exactly. तो ऐसे 20 मार्कर को स्टार्ट कैसे करें? इंट्रोडक्शन स्ट्रांग होना चाहिए. ग्लोबलाइजेशन को एंथनी गिडेंस जैसे स्कॉलर से डिफाइन करके शुरू करो. आप अर्जुन अप्पादुराई का टर्म ग्लोबल फ्लोज भी यूज कर सकते हो. Okay. ये इंट्रो को एक एकेडमिक वेट देगा. ठीक है. अब बॉडी को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. पहले पार्ट ए, अपॉर्चुनिटीज. कहां से शुरू करें? 4 की एरियाज पर फोकस करते हैं. पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मार्केट एक्सेस. इसका बेस्ट एग्जांपल है बासमती राइस और आम का एक्सपोर्ट. राइट. दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. बीटी कॉटन जैसी एडवांस टेक का एडॉप्शन. यहाँ आप मैनुअल कास्टेल्स के नेटवर्क सोसाइटी कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हैं. ओके. मार्केट एक्सेस और टेक. और क्या? तीसरा, एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिफिकेशन. गांव के लोग अब सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंडेंट नहीं है. सही है. और चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, सोशियो कल्चरल अवेयरनेस. जेंडर इक्वालिटी और एनवायरमेंटलिज्म जैसे ग्लोबल वैल्यूज गांव तक पहुंच रहे हैं. ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है. अपॉर्चुनिटी सेक्शन को और मेमोरेबल बनाने का कोई तरीका? एक एक्रोनिम यूज करो. टेस्ट. TEST. टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, सोशियो कल्चरल अवेयरनेस और ट्रेड. ये 4 की अपॉर्चुनिटी एरियाज को याद रखने का सिंपल ट्रिक है. ब्रिलियंट. अब पार्ट बी, चैलेंजेस. ये है दूसरा पहलू. एग्जैक्टली.
पहला, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ग्लोबल कंपटीशन से अक्सर छोटे किसानों को नुकसान होता है। विदर्भा के कॉटन फार्मर्स का एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है। दूसरा, लैंड एलियनेशन। जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स या SEZs बनते हैं तो रूरल कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो जाती हैं। मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ, बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं जो ऑलरेडी आगे हैं, जबकि चैलेंजेस सबसे वल्नरेबल लोगों पर आते हैं। यही तो कोर इशू है। तीसरा चैलेंज है कल्चरल इरोजन। ग्लोबल कंज्यूमरिज्म लोकल क्राफ्ट्स और लैंग्वेजेस को खत्म कर रहा है। सही है। और चौथा, रीइंफोर्समेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। फायदा अक्सर एलीट ग्रुप्स को होता है। आपने कॉटन का एग्जाम्पल पॉजिटिव, BT कॉटन और नेगेटिव, विदर्भा फार्मर्स, दोनों के लिए यूज किया। ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत गहरी और बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ये प्रूव करता है कि आप नुआंस समझते हैं कि एक ही फोर्स, ग्लोबलाइजेशन, के बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट्स हो सकते हैं। इट्स अ हाई स्कोरिंग मूव। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स आंसर को कंक्लूड कैसे करें? कोई आसान सोल्यूशन तो नहीं लगता। कंक्लूजन में बैलेंस की बात करनी है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस जरूरी है। यहाँ अमर्त्य सेन के आइडियाज परफेक्ट फिट है। अमर्त्य सेन कैसे? उन्होंने ग्रास रूट्स इनिशिएटिव्स जैसे पंचायती राज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करने की बात की ताकि डेवलपमेंट ज्यादा इक्विटेबल हो। अमर्त्य सेन जैसे थिंकर को कंक्लूजन में मेंशन करना इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि सेन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपेबिलिटीज पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें साइट करने से लगता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस के बारे में भी सोच रहे हैं। और इस पूरे आंसर का की मैसेज एक लाइन में क्या है? Globalization is not inherently good or bad for villages. Its impact is a double-edged sword that depends entirely on how it is managed. चलो, practice time. Say this. Globalization presents a duality. It offers market access for some, like Punjab's basmati farmers, while causing distress for others, like Vidarbha's cotton growers. Rehearse. In short, for Indian villages, globalization is a double-edged sword, bringing opportunities for growth but also risks of inequality and cultural loss, requiring careful policy intervention. हमने ग्लोबलाइजेशन जैसे बड़े फोर्सेस की बात की, अब थोड़ा माइक्रो जाते हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज की इंटरनल दुनिया को देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी SC रॉय की नजरों से। Yes. Question. Examine the contributions of SC Roy in highlighting the role of customary laws in tribal life. 15M 2021. Broad micro theme. SC Roy's documentation and assessment of the critical function of customary laws in Indian tribal life. शरद चंद्र रॉय एक असली पायोनियर थे। उन्होंने छोटा नागपुर रीजन की ट्राइबल कम्युनिटीज की बहुत डिटेल्ड एथनोग्राफिक स्टडीज की। अच्छा, उनका मेन फोकस था कस्टमरी लॉज, यानी ट्राइब्स के अपने अनरिटन लॉज जो उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को गवर्न करते थे। इमेजिन एक ऐसी सोसाइटी जहां कोई फॉर्मल पुलिस या कोर्ट्स नहीं है, तो वहां ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है? कस्टमरी लॉज से। इन्हीं कस्टमरी लॉज से। रॉय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन अनरिटन रूल बुक्स को डॉक्यूमेंट करना था। तो आंसर कैसे शुरू करें? इंट्रोडक्शन में उनकी इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करनी है। आप SC रॉय को फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं और उनका फोकस छोटा नागपुर रीजन पर था, ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी के लिए पहला और सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? उनकी एथनोग्राफिक फाउंडेशन। रॉय का सबसे बड़ा काम उनके डिटेल्ड एथनोग्राफिक मोनोग्राफ्स हैं। आपको टाइटल्स और ईयर्स जरूर मेंशन करने हैं। द मुंडाज एंड द कंट्री 1912 से और द ओरॉन्स ऑफ छोटा नागपुर 1915 से। ये बहुत स्पेसिफिक है। ये बुक्स इंडिया में ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की फाउंडेशन है। बुक टाइटल्स और ईयर्स मेंशन करना इतना जरूरी क्यों है? क्या सच में फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ये कॉन्क्रीट एविडेंस देता है कि आपने पढ़ाई की है। ये क्रेडिबिलिटी ऐड करता है और एग्जामिनर को दिखाता है कि आपके पास स्पेसिफिक फैक्चुअल नॉलेज है। गॉट इट। तो उनकी बुक्स मेंशन करने के बाद हमें इन कस्टमरी लॉज का रोल एक्सप्लेन करना है। उसे कैसे ब्रेक डाउन करें? इसे 3 फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। पहला, सोशल एंड किनशिप रेगुलेशन। ये लॉज मैरिज से लेकर इनहेरिटेंस तक सब कुछ कवर करते थे। जैसे रॉय ने ओरॉन्स के बीच क्लैन एक्सोगेमी का स्ट्रिक्ट रूल डॉक्यूमेंट किया। मतलब आप अपने ही क्लैन में शादी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक रैंडम रूल नहीं था, इसका कोई रीजन था। ये जरूरी क्यों है? हाँ, बहुत जरूरी है। ये एक मैकेनिज्म है जो कम्युनिटीज को अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते और अलायंसेस बनाने के लिए फोर्स करता है। अच्छा, अपने क्लैन से बाहर शादी करके आप एक बड़ा सोशल फैब्रिक बनाते हैं। वाह। ओके, दूसरा फंक्शन क्या था? इकोनॉमिक एंड रिसोर्स गवर्नेंस। कस्टमरी लॉज जमीन और जंगल जैसे कम्युनल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जरूरी थे। और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ट्राइबल काउंसिल्स या पंच पनिशमेंट पर फोकस नहीं करते थे। वो कंसेंसस तक पहुंचने और कम्युनिटी में हार्मनी रिस्टोर करने पर फोकस करते थे। ये एक ही डिफरेंस है। बिल्कुल। तो रॉय का काम सिर्फ हिस्ट्री है या आज भी रेलेवेंट है? एब्सोल्युटली रेलेवेंट है। ये आपके आंसर का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस वाला पार्ट है। रॉय की डॉक्यूमेंटेशन इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि उसने मॉडर्न लॉज को इन्फॉर्म करने में हेल्प की। जैसे? स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल और पैसा एक्ट ऑफ 1996। वेट, पैसा एक्ट क्या है और ये रॉय के 100 साल पुराने काम से कैसे जुड़ा है? पैसा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज में ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स और ग्राम सभा के रोल को लीगली रिकॉग्नाइज करता है। ठीक वही जिसकी इंपॉर्टेंस SC रॉय ने इतने साल पहले हाईलाइट की थी। एक अच्छे आंसर में क्रिटिक भी होता है। रॉय के काम की कोई लिमिटेशंस थी? हाँ, क्रिटिक्स कहते हैं कि रॉय ने कभी कभी इन कम्युनिटीज को आइडियलाइज किया, हार्मनी पर ज्यादा फोकस किया और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरलुक किया। प्लस उनका फोकस मेनली छोटा नागपुर पर था। ठीक है। इस क्रिटिक को ऐड करने से एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दिखता है। ओके, कंक्लूजन के लिए रॉय के काम को डिस्क्राइब करने के लिए कोई पावरफुल वर्ड? फाउंडेशनल, सिंपल, पावरफुल और एक्यूरेट। आपका कंक्लूजन यही समराइज करेगा। Let's practice. Say this line.
S.C. Roy's monographs, like the Mundas in their country, documented how customary laws function as sophisticated systems for social regulation, resource management, and conflict resolution in tribal societies. Go for it. In short, S.C. Roy was the pioneer who showed the world that tribal customary laws are not primitive, but sophisticated systems for maintaining social order, managing resources, and delivering justice. ओके, S.C. रॉय के ट्राइब्स के इंटरनल व्यू से अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। उनका बाकी इंडिया के साथ क्या रिश्ता था? इसके लिए हम एक और जाइंट की तरफ चलते हैं, N.K. Bose. Question. Discuss the contributions of N.K. Bose in understanding tribal communities and their place in Indian civilization. 20M, 2021. Right. Broad micro theme. N.K. Bose's analysis of tribal communal life, cultural adaptation, and integration into the overarching Indian civilization. निर्मल कुमार बोस का अप्रोच S.C. रॉय से थोड़ा अलग था। अच्छा, उन्होंने ट्राइब्स को आइसोलेटेड ग्रुप्स की तरह नहीं देखा। अच्छा, उनका मेन फोकस ये स्टडी करना था कि वो सदियों से बड़े इंडियन सिविलाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट कैसे रहे हैं। बिल्कुल। बोस का सबसे फेमस आइडिया है हिंदू मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। इमेजिन, एक छोटी सी नदी बहती हुई एक बड़ी नदी में मिल जाती है। नदी अपना पानी दे देती है, लेकिन उससे बड़ी नदी भी थोड़ी बदल जाती है। बोस ने कहा कि ऐसे ही ट्राइब्स इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा बने। इट्स अ टू वे प्रोसेस। चलो इसे स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन में N.K. बोस को एक पायनियर की तरह प्रेजेंट करना चाहिए, जिन्होंने फोकस ट्राइब्स इन आइसोलेशन से उनके इंटीग्रेशन पर शिफ्ट किया। और बोनी के लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कैसे ब्रेक डाउन करें? इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट ए है अंडरस्टैंडिंग ट्राइबल लाइफ। पहले बोस ने जुआंग्स और ओरांस जैसे ट्राइब्स के कम्युनल ईथोस को हाईलाइट किया। मतलब जहां रिसोर्सेज कलेक्टिवली ऑन किए जाते थे, नॉट बाय इंडिविजुअल्स। दूसरा, उन्होंने उनकी अडेप्टिव स्ट्रेटजीज को स्टडी किया, जैसे संथाल्स का शिफ्टिंग कल्टीवेशन से प्लाउ बेस्ड एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना। और तीसरा, उन्होंने उनकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को नोट किया। आपने S.C. रॉय का जिक्र किया था। रॉय और बोस के फोकस में मेन डिफरेंस क्या है? थोड़ा सिमिलर लग रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। रॉय का फोकस ज्यादा इंटरनल था। वो कस्टमरी लॉज के थ्रू ट्राइबल सोसाइटीज की इनर वर्किंग्स को देखते थे। और बोस का फोकस ज्यादा एक्सटर्नल था। वो ट्राइब्स और बड़े इंडियन सिविलाइजेशन के बीच इंटरैक्शन और रिलेशनशिप को देखते थे। ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो आंसर के पार्ट बी में क्या आएगा? उनका बड़ा आइडिया। पार्ट बी बोस का कोर आइडिया है, इंटीग्रेशन इनटू इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ आप उनका हिंदू मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। राइट। उन्होंने आर्ग्यू किया कि लॉन्ग टर्म कल्चरल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्राइब्स मेन स्ट्रीम सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को अडॉप्ट करते हैं, बट ये एक सिंथेसिस था। ये हिंदू मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है, जैसे एक पीसफुल मर्जर हो। क्या सच में ऐसा था? दैट इज अ फैंटास्टिक एंड क्रिटिकल क्वेश्चन। बोस ने इसे ज्यादातर एक नेचुरल हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ कल्चरल सिंथेसिस की तरह देखा। लेकिन बाद में क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि उनका मॉडल शायद थोड़ा ज्यादा हार्मोनियस था और उसने एक्सप्लॉयटेटिव पावर डायनामिक्स को ओवरलुक किया होगा। अच्छा। और ये हमें पार्ट सी पर ले जाता है, पॉलिसी लिंकेज एंड क्रिटिक। तो वो पॉलिसी में भी इन्वॉल्व थे? बोस इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्राइबल पॉलिसीज को शेप करने में बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन क्रिटिक ये है कि उन्होंने इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को आइडियलाइज किया और ट्राइब्स के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लॉयटेशन को अंडर एस्टिमेट किया। आंसर में बोस के पॉलिसी रोल को इंक्लूड करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि उनका एंथ्रोपोलॉजिकल काम सिर्फ एकेडमिक थ्योरी नहीं था, उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट था। उसने गवर्नेंस, पॉलिसी और लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया। कंक्लूजन के लिए उन्हें सम अप कैसे करें? हमें बोस की लास्टिंग लेगेसी को हाईलाइट करना चाहिए। उनका कल्चरल प्रिजर्वेशन, कम्युनल लिविंग और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट पर जोर, जो आज भी बहुत रेलेवेंट है। वन लास्ट थिंग, उनके पूरे कंट्रीब्यूशन को समराइज करने वाला एक फ्रेज कौन सा है? ट्राइबल इंटीग्रेशन इनटू इंडियन सिविलाइजेशन। ये सिंपल फ्रेज उनके कोर एकेडमिक प्रोजेक्ट को परफेक्टली कैप्चर करता है। Okay, your turn. Try saying this. N.K. Bose proposed the Hindu method of absorption to explain how tribal communities integrated into the larger Indian civilization through a process of cultural synthesis, not just assimilation. Practice karo. In short, N.K. Bose showed us that tribes aren't just isolated groups but have actively contributed to and been integrated into the fabric of Indian civilization over centuries. Moving on to our next pioneer, ये वाले बहुत यूनिक हैं। वो सिर्फ एक एकेडमिक नहीं थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने एक अनबिलीवेबल स्केल का प्रोजेक्ट अंडरटेक किया। Question. Write about the contributions of K.S. Singh in Indian anthropology. 10M 2020. Okay. Broad micro theme. Contribution of Kumar Suresh Singh, focusing on the People of India project to ethnographic documentation in Indian anthropology. Imagine करो कि आप एक Google Maps बना रहे हो, लेकिन सड़कों के लिए नहीं। तो किसके लिए? इंडिया की हर एक कम्युनिटी के लिए, हर ट्राइब, हर कास्ट, हर ग्रुप। ये स्केल था उस प्रोजेक्ट का, जिससे कुमार सुरेश सिंह या K.S. सिंह ने लीड किया, एक IAS ऑफिसर जो एक लेजेंडरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने। क्या हो गया? तो इंट्रोडक्शन में इस यूनिक आइडेंटिटी को मेंशन करना ही होगा, राइट? एब्सोल्युटली। आपको मेंशन करना होगा कि K.S. सिंह एक IAS ऑफिसर थे और बाद में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। राइट। उनका प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन पीपल ऑफ इंडिया एथनोग्राफिक सर्वे को ओवरसी करना था। चलो बॉडी में चलते हैं। ये पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट आखिर था क्या? इसका मेन एम इंडिया की सारी कम्युनिटीज का एक कॉम्प्रिहेंसिव एथनोग्राफिक डेटाबेस बनाना था। उन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, कल्चरल प्रैक्टिसेस, किनशिप स्ट्रक्चर्स, रिलीजियस बिलीफ्स। वाओ। इस प्रोजेक्ट से 43 मैसिव रीजनल वॉल्यूम्स पब्लिश हुए। स्केल बस माइंड ब्लोइंग है।
लेकिन एक आईएएस ऑफिसर इतना बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोजेक्ट क्यों लीड कर रहा था? ये थोड़ा अनयूजुअल लगता है। यही तो उन्हें इतना यूनिक बनाता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ट्राइबल एरियाज में काम करते हुए सिंह ने ग्राउंड रियलिटीज को देखा था। अच्छा, वो बेहतर पॉलिसी मेकिंग के लिए इंडिया की डाइवर्सिटी की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत को समझते थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडेमिया के बीच का गैप ब्रिज किया। दैट मेक सेंस। तो ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी। पोआई प्रोजेक्ट सेंसस से कैसे अलग है? ग्रेट क्वेश्चन। सेंसस मेनली क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करता है, कितने लोग, उनकी एज, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। और पोआई पोआई प्रोजेक्ट ने क्वालिटेटिव एथनोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया, लोग कैसे रहते हैं, उनके कस्टम्स, बिलीफ्स। ये लोगों को गिनने और लोगों को समझने के बीच का फर्क है। तो आज पॉलिसी मेकर्स इसे कैसे यूज करते हैं? इससे ज्यादा कल्चरली सेंसिटिव पॉलिसीज डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आप एक स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हेल्थ प्रोग्राम बना रहे हैं तो पीओआई डेटा आपको उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स के बारे में बता सकता है। इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को कोई क्रिटिसिज्म मिला? हाँ, और एक अच्छे आंसर में ये मेंशन करना चाहिए। कुछ क्रिटिक्स ने मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाए, कहते हुए कि सर्वे फॉर्मेट कभी-कभी बहुत रिजिड था। ठीक है, तो कंक्लूजन के लिए बॉटम लाइन क्या है? हम कहेंगे कि कुछ क्रिटिसिज्म के बावजूद पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में एक एसेंशियल लैंडमार्क बना हुआ है। राइट। ये क्रिटिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है जो आज भी सोशियोलॉजिकल और पॉलिसी रिसर्च के लिए वाइटल हैं। Perfect. Chalo, practice time. Let's try this line. K. Singh's People of India project was a monumental effort to create an ethnographic database of all of India's communities, bridging the gap between academic research and administrative policy. Rehearse it. In short, K.S. Singh, an administrator turned anthropologist, led the People of India project, the most comprehensive ethnographic survey ever conducted in the country. K. Singh का प्रोजेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस था, बट ये पूरा आइडिया कि इंडियन सोसाइटी को सर्वे और डॉक्यूमेंट किया जाए, ये आया कहाँ से? This takes us back to the very beginning. बिल्कुल। Question. Write about the role of colonial administration in the development of anthropology in India. 15M, 2019. Yes. Broad micro theme. The role of the British colonial administration in establishing the intellectual and institutional foundation of anthropology in India. इसे ऐसे सोचो, ब्रिटिश इंडिया को इफेक्टिवली रूल करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले यहाँ के लोगों को, उनके कस्टम्स को, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स को समझना था। सही है। इन्फॉर्मेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत, टू नो द नेटिव की ये जरूरत, इसने गलती से इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी को जन्म दे दिया। एक फैसिनेटिंग अगर थोड़ी अनकंफर्टेबल ओरिजिन स्टोरी है तो इंट्रोडक्शन में यही लिखना है। हाँ। इंट्रोडक्शन में यही लिखना है कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट बहुत गहरा था। उसने इस डिसिप्लिन को शेप किया नॉट आउट ऑफ प्योर एकेडमिक क्यूरियोसिटी, बल्कि ब्रिटिश रूल के एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों के लिए। ओके, बॉडी में उनका पहला कदम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव एथनोग्राफी एंड इंस्टीट्यूशंस। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को उन लोगों को डॉक्यूमेंट करना था जिन पर वो शासन कर रहे थे। ठीक है। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एथनोग्राफी नाम का एक राइटिंग जॉनर बना और इस सिस्टमैटिक एफर्ट से फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस बने। सबसे इंपॉर्टेंट, द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जो 1945 में आई। एडमिनिस्ट्रेटिव एथनोग्राफी का आखिर मतलब क्या है? क्या ये असली एंथ्रोपोलॉजी थी? इसका मतलब है एथनोग्राफी, लोगों और कल्चर्स की स्टडी जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए की गई हो। नॉट फॉर नॉलेज। राइट, नॉट फॉर प्योर एकेडमिक नॉलेज। गोल था रूलिंग को आसान और एफिशिएंट बनाना। तो ये एंथ्रोपोलॉजी थी, लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक प्रैक्टिकल और कॉलोनियल गोल के साथ। और ASI प्योर रिसर्च के लिए बनाई गई थी? शुरू में नहीं, इसकी शुरुआत ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ी है और इसका प्राइमरी फंक्शन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को कॉलोनियल स्टेट के लिए सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट करना था। अ टूल ऑफ गवर्नेंस। एग्जैक्टली। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के रूप में आजादी के बाद ही इवॉल्व हुई। तो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए और कौन से टूल्स यूज किए? डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंसस ऑफ इंडिया जैसे मैसिव टूल्स का इस्तेमाल किया। राइट, सेंसस। और उस समय के यूरोपियन रेशियल थ्योरीज से इन्फ्लुएंस्ड होकर ब्रिटिश ने एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वेज भी किए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हेड शेप को मापना, इंडियन पॉपुलेशन को क्लासिफाई करने के लिए। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। इस कॉलोनियल एरा एंथ्रोपोलॉजी का मेन क्रिटिक क्या है? मेन क्रिटिक ये है कि इसे अक्सर कंट्रोल के टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। इसने इंडियन सोसाइटी को स्टैटिक, एग्जॉटिक और मैनेज की जाने वाली चीज की तरह देखा। और इसने अक्सर स्टीरियोटाइप्स बनाए और रीइंफोर्स किए, जैसे मार्शल रेसेस या क्रिमिनल ट्राइब्स का आइडिया, जिसके बहुत बुरे रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो कंक्लूजन के लिए इस कॉम्प्लेक्स लेगेसी को कैसे समराइज करें? हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी की सिस्टमैटिक स्टडी की नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक प्रॉब्लमैटिक लेगेसी थी। आजादी के बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को इस पास्ट के साथ क्रिटिकली एंगेज करना पड़ा, एक ज्यादा इंक्लूसिव, एम्पैथेटिक और लोकली रेलेवेंट डिसिप्लिन बनाने के लिए। Ready for a practice cue. Let's say colonial administration's need for systematic documentation led to the creation of institutions like the Anthropological Survey of India. But this foundation was built for the purpose of governance, not just knowledge. Practice that. In short, anthropology in India was born out of the colonial administration's need to understand and control the population, creating a legacy that post-independent scholars had to both build upon and critique. लोगों को क्लासिफाई करने की वो colonial legacy हमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक पर लाती है। क्या कास्ट, बायोलॉजी और रेस पर बेस्ड है, या ये एक प्योरली सोशल सिस्टम है? दो ब्रिलियंट माइंड्स, इरावती कार्वे और BS गुहा ने इसे टैकल किया, लेकिन बिल्कुल अलग एंगल से। A fantastic hook. Question. Give an account of the contributions of Iravati Karve and BS Guha to the analysis of caste and race in India, 20M 2019. Right. Broad micro theme.
contributions of Iravati Karve and B.S. Guha to the analysis of the relationship between race and caste in India. बिल्कुल इंट्रोडक्शन में यही स्टैब्लिश करना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रेस और सोशल हायरार्की, कास्ट के बीच का इंटरप्ले अर्ली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का की फोकस था और कर्वे और गुहा ने इसमें सेमिनल लेकिन मेथोडोलॉजिकली अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। चलो बॉडी में इरावती कार्वे से शुरू करते हैं। उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? कार्वे ने कास्ट के सिंपलिस्टिक रेशियल एक्सप्लेनेशंस को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। उनके लिए कास्ट प्राइमरीली एक कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन था। अच्छा। उनका सबसे फेमस आइडिया है कि कास्ट इसेंशियली एक एक्सटेंडेड किनशिप ग्रुप है। उन्होंने रीजनल डाइवर्सिटी पर जोर दिया। अब B.S. गुहा की बात करते हैं, वो कैसे अलग थे? गुहा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पायनियर थे। उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडीज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मापना का यूज करके इंडियन पॉपुलेशन को 6 प्राइमरी रेशियल टाइप्स में क्लासिफाई किया। और यहाँ क्रूशियल पार्ट है, गुहा ने फिर इन रेशियल टाइप्स को कास्ट डिविजन्स के साथ कोरिलेट करने की कोशिश की। उन्होंने सजेस्ट किया कि हायर कास्ट में अक्सर कुछ फीचर्स दिखते हैं जबकि लोअर कास्ट में दूसरे। ओके, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। उनके मेथड्स में कोर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फंडामेंटल है। कर्वे ने सोशियोलॉजिकल और कल्चरल एनालिसिस यूज किया, किनशिप और मैरिज जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स पर फोकस करते हुए। और गुहा ने फिजिकल एनालिसिस यूज किया, फिजिकल फीचर्स को मापने पर फोकस करते हुए। एक कल्चर को देख रही थी, दूसरा बायोलॉजी को। आज की दुनिया में गुहा का काम थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। अब उसे कैसे देखा जाता है? यू राइट टू फील दैट। गुहा के क्लासिफिकेशंस को अब वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है, आउटडेटेड और प्रॉब्लमैटिक मेथड्स पे रिलाई करने के लिए। सही है। ये क्रिटिकल पॉइंट है जिसे आंसर में मेंशन करना जरूरी है। और कर्वे के बारे में क्या? उनका काम परफेक्ट था? कर्वे का काम मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी से ज्यादा अलाइंड है, लेकिन उन्हें भी क्रिटिक किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका फंक्शनलिस्ट अप्रोच कभी-कभी कास्ट सिस्टम के ओप्रेसिव और एक्सप्लॉइटेटिव एस्पेक्ट्स को अंडरप्ले करता था। इस तरह के कंपैरिजन आंसर को मैक्सिमम मार्क्स के लिए कैसे स्ट्रक्चर करें? बेस्ट तरीका है कि पहले हर स्कॉलर को अलग पैराग्राफ में डिस्कस करो, फिर एक डेडिकेटेड कंपैरिजन एंड क्रिटिक सेक्शन रखो जहां आप उनके मेथोडोलॉजीज, व्यूज और क्रिटिसिज्म्स को डायरेक्टली कंपेयर करो। ठीक है। एक टेबल यूज करना भी एक फैंटास्टिक तरीका है। कंक्लूजन के लिए इससे कैसे टाई अप करें? कंक्लूजन में ये लिखना चाहिए कि इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद, स्पेशली गुहा के काम के, कर्वे और गुहा दोनों के काम फाउंडेशनल हैं। वो कॉन्ट्रास्टिंग बट एसेंशियल इनसाइट्स ऑफर करते हैं कि कैसे अर्ली इंडियन स्कॉलर्स इंडिया की कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी से जूझ रहे थे। Let's practice saying this. Iravati Karve viewed caste as a socio-cultural kinship system, while B.S. Guha attempted to correlate it with biological racial types based on anthropometry, representing two fundamentally different approaches to the same question. Rehearse that line. In short, Karve and Guha represent two opposing schools of thought on caste. Karve saw it as a socio-cultural system of kinship, while Guha tried to link it to biological and racial categories. हमने S.C. रॉय से कस्टमरी लॉज पर डिस्कस करते वक्त पहले भी मुलाकात की थी, बट वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे पास उन पर एक और क्वेश्चन है उनके ओवरऑल इंपैक्ट को समझने के लिए। Yes. Let's revisit the legend. चलो। Question. Discuss the pioneering contributions of S.C. Roy to Indian tribal anthropology. 15M 2019. Right. Broad micro theme, S.C. Roy's pioneering role and specific contributions, monographs, institutions to Indian tribal anthropology. हमने रॉय के कस्टमरी लॉ पर काम के बारे में बात की, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा ब्रॉड है। ये उनके ओवरऑल पायोनियरिंग रोल के बारे में है। अच्छा। और यहाँ एक ग्रेट हुक है, एक लॉयर फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी कैसे बना। ये एम्पैथी की कहानी है। Interesting. छोटा नागपुर में एक लॉयर के तौर पर वो कॉलोनियल कोर्ट्स में ट्राइब्स के साथ हो रहे अन्याय से इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी दुनिया को समझने और डॉक्यूमेंट करने में लगा दी। क्या बात है। तो इंट्रोडक्शन में उनके इस स्टैचर को रीएस्टैब्लिश करना है। हाँ, आप J.H. हटन को कोट कर सकते हैं, जिन्होंने उन्हें फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी कहा था। ठीक है। बॉडी को उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस के अराउंड स्ट्रक्चर करना चाहिए। पहला, उनके फाउंडेशनल एथनोग्राफिक मोनोग्राफ्स। हमने द मुंडास और द ओराउंस का जिक्र किया था। हाँ, लेकिन आप उनके द खारिया और द हिल भुयाज ऑफ उड़ीसा पर काम को भी ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले वाले से कैसे अलग है? हम उन्हें दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन स्पेसिफिक था, उसने कस्टमरी लॉ पर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा था। ओके। ये क्वेश्चन ब्रॉड है, ये पूरी फील्ड में उनके पायनियरिंग कंट्रीब्यूशंस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ आपको उनके दूसरे कंट्रीब्यूशंस के बारे में भी बात करनी होगी, जैसे कि उनके इंस्टीट्यूशंस और फील्ड वर्क मेथड्स। राइट, एग्जैक्टली। ये हमें दूसरे पॉइंट पर लाता है, ये दूसरे कंट्रीब्यूशंस क्या थे। उन्होंने एक ऐसी फील्ड मेथोडोलॉजी पर जोर दिया जो रेवोल्यूशनरी थी, लोकल लैंग्वेजेस सीखना और जेन्युइन रैपो बनाना। उन्होंने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की एडवोकेसी की। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का रॉय के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब था? रॉय के लिए इसका मतलब था कि नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। उसे ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ने, पॉलिसी को इन्फॉर्म करने और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। वो एंथ्रोपोलॉजी को सोशल जस्टिस का एक टूल मानते थे। और आपने कहा उन्होंने इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। हाँ, और ये शायद उनका सबसे लास्टिंग कंट्रीब्यूशन है। 1921 में रॉय ने मेन इन इंडिया, इंडिया का सबसे पहला एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल फाउंड किया। वाओ। ये बहुत बड़ी बात थी। इसने एक इंडिजिनस इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कोर्स के डेवलप होने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। मैन इन इंडिया जैसा जर्नल शुरू करना इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि एक जर्नल एक एकेडमिक कम्युनिटी बनाता है। उससे पहले इंडियन स्कॉलर्स को शायद ब्रिटिश
जर्नल्स में पब्लिश करना पड़ता था। सही है। मैन इन इंडिया ने एक इंडियन पर्सपेक्टिव को सेंटर स्टेज पर लाने के लिए जगह दी। चलो कंक्लूड करते हैं, उनकी अल्टीमेट लेगेसी क्या है? रॉय के पायनियरिंग काम ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का फोकस कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के एक टूल से एक कॉम्प्रिहेंसिव एथनोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग के डिसिप्लिन में शिफ्ट किया। उन्हें फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंडिया में सिस्टमैटिक, लॉन्ग टर्म, इंटेंसिव एथनोग्राफिक फील्ड वर्क करने वाले पहले इंसान थे। Great. Let's do the practice cue. Say this out loud. S.C. Roy not only wrote foundational monographs but also established key institutions like the journal Man in India and championed a methodology of empathetic, long-term fieldwork. Practice. In short, S.C. Roy's legacy isn't just his books. It's his methodology of empathetic fieldwork, his advocacy for tribal rights, and the academic institutions he built from scratch. और हम इस मैराथन सेशन के आखिरी सवाल पर आ गए हैं। हमने देखा कि ट्राइब्स को कैसे गवर्न किया जाता है, वो बाकी दुनिया से कैसे रिलेट करते हैं। अब एक फंडामेंटल सवाल देखते हैं, वो खुद को सस्टेन कैसे करते हैं। Let's talk typologies. Yes. Question: Compare and contrast the economic typology of tribes given by different anthropologists. 20M 2018. Right. Broad, micro theme, analysis and comparison of different frameworks used by anthropologists to classify tribal economies. टाइपोलॉजी बस एक फैंसी वर्ड है क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कॉम्प्लेक्स ट्राइबल इकोनॉमीज को अलग अलग क्राइटेरिया यूज करके सॉर्ट या क्लासिफाई करने की कोशिश की है। जैसे अपनी म्यूजिक प्लेलिस्ट को जॉनरा, आर्टिस्ट या मूड के हिसाब से सॉर्ट करना एक परफेक्ट एनालॉजी। तो इंट्रोडक्शन में यही एक्सप्लेन करना है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ट्राइबल इकोनॉमीज को उनके मोड ऑफ सब्सिस्टेंस, एनवायरनमेंट से एडेप्टेशन या एक्सचेंज सिस्टम्स जैसे क्राइटेरिया पर क्लासिफाई करते हैं। बिल्कुल। चलो अब बॉडी में कोर टाइपोलॉजीज को देखते हैं। सबको लिस्ट करने के बजाय कुछ कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस पर फोकस करते हैं। ठीक है। पहले क्लासिक एवोल्यूशनरी मॉडल है A.L. क्रोबर का, हंटिंग गैदरिंग, फिर फिशिंग, पैस्टोरलिज्म और आखिर में एग्रीकल्चर। प्रोग्रेस की एक सिंपल सीढ़ी। प्रोग्रेस की सीढ़ी, ये थोड़ा ज्यादा सिंपल लग रहा है, जैसे हर सोसाइटी एक ही रास्ते पर चलती है। एग्जैक्टली यही मेन क्रिटिक है, ये बहुत लीनियर है। तो एक और स्कॉलर पॉल बोहनैन ने कहा, चलो प्रोडक्शन पर नहीं, एक्सचेंज सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। अच्छा। उन्होंने 3 टाइप्स आइडेंटिफाई किए: रेसिप्रोसिटी, किनशिप पर बेस्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज। उनके लिए सोशल फैक्टर्स की थे। ये तो बिल्कुल अलग लेंस है। एक देखता है कि वो क्या बनाते हैं, दूसरा देखता है कि वो ट्रेड कैसे करते हैं। कोई इंडिया स्पेसिफिक मॉडल है? उसके लिए हमारे पास एस.सी. डुबे हैं। उन्होंने ट्राइबल इकोनॉमीज को फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रीकल्चरल और सबसे जरूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में क्लासिफाई किया। इंडस्ट्रियल भी? हाँ, उन्होंने झारखंड जैसे इलाकों में माइंस में काम करने वाले ट्राइबल्स को भी अकाउंट में लिया। उनका मॉडल मॉडर्नाइजेशन को इंक्लूड करता है। इतने सारे नाम है, इन्हें आसानी से कैसे याद रखूं? हर एक को एक कीवर्ड से जोड़ो। क्रोबर स्टेजेस, बोहैनन एक्सचेंज, डुबे इंडिया। गुड आइडिया। इससे थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है। ओके, तो इन्हें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कैसे करें? पहले फोकस ऑफ एनालिसिस। बोहैनन ने सोशल डायमेंशंस पर फोकस किया, जबकि क्रोबर जैसे अर्ली मॉडल्स ने सिर्फ मटेरियल सब्सिस्टेंस पर। और दूसरा स्कोप। क्रूबर का फ्रेमवर्क ग्लोबल था, लेकिन डुबे का इंडिया स्पेसिफिक था। और तीसरा मॉडल डायनामिक्स। क्रूबर का मॉडल स्टैटिक और लिनियर माना जाता है, जबकि दुबे का मॉडल ज्यादा डायनामिक है। इन टाइपोलॉजी से कोई एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट बता सकती हैं? मेलविल हर्स्कोविट्ज ने प्रेस्टीज इकोनॉमीज के बारे में बात की। ये क्या है? ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां वेल्थ सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, उसे इकट्ठा किया जाता है और फिर एक बड़ी सेरेमनी जैसे पॉटलच में सबके सामने बांट दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अच्छा। जो इंसान सबसे ज्यादा वेल्थ देता है उसे सबसे ज्यादा सोशल स्टेटस मिलता है। तो इस आंसर को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन में एक होलिस्टिक व्यू देना है। कहना है कि ट्राइबल इकोनॉमीज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, इसलिए कोई एक टाइपोलॉजी परफेक्ट नहीं है। तो बेस्ट क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो क्रूबर और दुबे के मटेरियल फोकस को बोहैनन के कल्चरल फोकस के साथ इंटीग्रेट करे, वो बेस्ट है। मॉडर्न इंडिया के लिए आज कौन सी टाइपोलॉजी सबसे रेलेवेंट है? एस.सी. डुबे की टाइपोलॉजी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट को इंक्लूड करती है, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया में एक मेजर ऑनगोइंग प्रोसेस है। Let's practice one last time. Say, while Krober's typology focused on linear subsistence stages, Bohannon's focused on social exchange systems, showing the diverse ways anthropologists classify tribal economies. Practice. In short, there's no single perfect way to classify tribal economies. Different anthropologists have used the lenses of subsistence, ecology, exchange, and culture to understand these complex and dynamic systems. And that is a wrap. Phew, क्या मैराथन सेशन था दोस्त। हम बहुत डीप गए आज। We really did. चलो अपनी पूरी जर्नी का एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं। Let's do it. हमने डिजिटाइजेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी से शुरू किया, देखा कि ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। फिर हमने विलेज एज अ लिटिल रिपब्लिक के मिथ को डिबंक किया। हमने ग्लोबलाइजेशन का विलेजेस पर ड्यूअल इम्पैक्ट एनालाइज किया। हमने एस.सी. रॉय के फाउंडेशनल काम को सेलिब्रेट किया। हमने एन के बोस के ट्राइबल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। हमने के.एस. सिंह के मॉन्यूमेंटल पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में जाना। हमने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लमैटिक रोल को एग्जामिन किया। हमने कार्वे और गुहा के कास्ट पर डिस्टिंक्ट व्यूज को कंपेयर किया। और आखिर में हमने अलग-अलग इकोनॉमिक टाइपोलॉजीज ऑफ ट्राइब्स को कंपेयर किया। That was incredible. और अब आपके लिए एक फाइनल थॉट। हमने एस.सी. डुबे की टाइपोलॉजी में इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज देखा। आज गिग इकोनॉमी और रिमोट वर्क के दौर में एक नई 21st सेंचुरी टाइपोलॉजी ऑफ ट्राइबल इकोनॉमीज कैसी दिखेगी? एक डिजिटल आर्टिजन ट्राइब की इकोनॉमी को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? सोच के देखो। A fascinating question indeed. ये दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं।
बिल्कुल। अगर आपने इस सुपर डिटेल सेशन को एंजॉय किया और आखिरी तक बने रहे तो यू आर अ ट्रू चैंपियन। मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, गिव अस अ बिग थम्स अप और कमेंट्स में बताओ व्हाट यू लाइक अस टू कवर नेक्स्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग। हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन 2017। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ निर्मल कुमार बोस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एन.के. बोसेस एनालिसिस ऑफ ट्राइबल, कम्युनल लाइफ, कल्चरल एडेप्टेशन एंड इंटीग्रेशन। तो द इंटीग्रेटर एन.के. बोस एक ब्रिलियंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो आई थिंक गांधी और मार्क्स दोनों से इन्फ्लुएंस थे। उनका मेन फोकस था ये समझना कि इंडिया की इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, स्पेशली ट्राइब्स, एक साथ कैसे जुड़ती हैं। बिल्कुल सही। बोस 1901 to 1972 सिर्फ एक एकेडमिक नहीं थे, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनका गोल था इंडिया के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को, मतलब साइंटिफिकली समझना। उन्होंने एथनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ कल्चर्स और इंडियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंडियन टेक्स्ट्स को एक साथ लाने की कोशिश की। उनके हिंदू मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचते हैं। जैसे एक नया स्टूडेंट स्कूल में आता है तो उसको स्कूल के सिस्टम में फिट होने के लिए एग्जिस्टिंग ग्रुप्स उसे एक रोल दे देते हैं, शायद स्पोर्ट्स टीम में या डिबेट क्लब में। वो स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी थोड़ी रखता है पर ओवरऑल स्कूल कल्चर का पार्ट बन जाता है। क्या बोस ने ट्राइब्स के लिए ऐसी ही प्रोसेस डिस्क्राइब की? एग्जैक्टली यही उनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जब ट्राइब्स पावरफुल हिंदू नेबर्स के कांटेक्ट में आती हैं तो वो धीरे धीरे उनकी सोसाइटी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इससे उन्हें कास्ट हायरार्की में एक पोजीशन और अहम ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी मिलती है। ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी? अच्छा। हाँ, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल 16th सेंचुरी में असम में मिलता है, जहाँ श्री शंकरादेवा ने अहोम ट्राइब को हिंदुइज्म में ऐसे ही इंटीग्रेट किया था। बहुत कूल है ना? तो अगर एग्जाम में बोस का नाम आए तो वो एक की फ्रेज क्या है जो आंसर में होना ही चाहिए? बिल्कुल, वो फ्रेज है हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन। ये उनका सिग्नेचर कॉन्सेप्ट है। राइट। और आपने ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी की बात की, तो बोस ने कास्ट सिस्टम के परसिस्टेंस के पीछे क्या इकोनॉमिक रीजन बताया? उन्होंने कहा कि ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता था। अपनी बुक कास्ट इन इंडिया 1951 में उन्होंने विलेज इकोनॉमी की सेल्फ सफिशिएंसी को भी स्टडी किया। जैसे विलेजर्स लोकल फेयर्स और पिलग्रिमेजेस में जाकर वो चीजें लाते थे जो लोकली अवेलेबल नहीं थी, शोइंग इंटरडिपेंडेंस। बिल्कुल। बोस के अप्रोच में क्या दो फील्ड्स का यूनिक मिक्स था? सोचो जरा। उनके अप्रोच में एथनोलॉजी और इंडोलॉजी का मिक्स था, प्रैक्टिकल फील्ड वर्क और एंशिएंट टेक्स्ट्स दोनों। और उनके फील्ड वर्क का कोई सॉलिड एग्जांपल? हाँ, बिल्कुल। उनका फील्ड वर्क उड़ीसा के ज्वांग्स के बीच 1927 या फिर मयूरभंज में उनकी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। अच्छा, तो बोस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ थ्योरी तक था या उन्होंने इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया? नहीं, उनका इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन भी बड़ा था। उन्होंने मैन इन इंडिया जर्नल को एडिट किया और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे। सो वेरी इंस्टीट्यूशनल। उनका काम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत रेलेवेंट था। ग्रेट। चलो अब पॉज करके बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। सब लोग साथ में बोलेंगे। N.K. Bose's Hindu method of absorption explains how tribes integrate into the larger Hindu social system. Rehearse this. इन शॉर्ट, बोस ने बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन ने ट्राइब्स को अब्सॉर्ब करके अपनी डाइवर्सिटी बढ़ाई है, नॉट बाय डिस्ट्रॉइंग देम बट बाय गिविंग देम अ प्लेस। ब्रिलियंट। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है M.N. श्रीनिवास पर। Question 2015. Discuss the contribution of M.N. Srinivas to the study of Indian society. Examine the influence of British social anthropologists on his ideas. Broad micro theme: M.N. Srinivas's analysis of caste dynamics and the impact of British social anthropology. तो द कास्ट डिकोडर, M.N. श्रीनिवास 1916-1999 वो एक सुपर ऑब्जर्वर थे। उन्होंने ये मिथ तोड़ा कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल रिजिड है। हाँ, उन्होंने दिखाया कि उसके अंदर भी सोशल मोबिलिटी या स्टेटस चेंज करने के तरीके हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचते हैं। जैसे एक लोकल फूड स्टॉल है जो बहुत फेमस हो जाता है। धीरे धीरे वो स्टॉल ओनर एक फैंसी रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग, मेन्यू और सर्विस स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देता है ताकि वो भी हाई एंड लगे। यही संस्कृताइजेशन का बेसिक आइडिया है, बट सोशल कॉन्टेक्स्ट में, है ना? बिल्कुल सही एनालॉजी है। श्रीनिवास ने सिस्टमैटिक फील्ड वर्क यानी एथनोग्राफी को एक इनसाइडर के कल्चरल पर्सपेक्टिव के साथ ब्लेंड किया। वो ग्राउंड अप स्टडी में बिलीव करते थे। तो उनके दो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट्स, संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट, ये तो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। एब्सोल्युटली। संस्कृताइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोअर कास्ट हायर कास्ट के प्रैक्टिसेस जैसे वेजिटेरियनिज्म, वैदिक रिचुअल्स को अडॉप्ट करती हैं टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। उन्होंने ये कूर्ग्स ऑफ कर्नाटका की स्टडी में ऑब्जर्व किया। इसने दिखाया कि कास्ट सिस्टम फ्लूइड है। और डोमिनेंट कास्ट होने के लिए सिर्फ रिचुअल प्योरिटी काफी है या कुछ और भी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। श्रीनिवास ने कहा कि एक रीजन में सिर्फ रिचुअल स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कास्ट न्यूमेरिकली स्ट्रांग है, जिसके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है, वो डोमिनेंट कास्ट है। अच्छा, जैसे लिंगायत कर्नाटका? एग्जैक्टली। इसके अलावा उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को भी एनालाइज किया, द एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस, और उनकी विलेज स्टडीज। उनकी फेमस विलेज स्टडी का नाम क्या था और वो किस स्टेट में है? वो थी रामपुरा विलेज की स्टडी, कर्नाटका में। उन्होंने विलेज को माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी माना। राइट। और उन पर ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काफी इन्फ्लुएंस था। किन ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सबसे ज्यादा असर था? कोई दो नाम। हाँ, उन पर A.R. रैडक्लिफ ब्राउन और E.E. एवंस प्रिचर्ड का गहरा इन्फ्लुएंस था। उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्टेड पार्ट्स की तरह स्टडी किया
ऑक्सफोर्ड में उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें रिगरस फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सिखाया. So, how does the concept of Sanskritization challenge the traditional view of the caste system? It shows that the caste system is not completely rigid and allows for social mobility, even if limited. Wonderful. Okay, practice time. Let's say it together. Srinivas introduced Sanskritization to describe social mobility and dominant caste to explain rural power dynamics. Chalo, repeat karo. In short, Srinivas gave us the tools to see caste not as a static ladder, but as a dynamic system of power and aspiration. Excellent. अब हम चलते हैं उस शख्स के पास जिन्होंने इन सब स्टडीज की नींव रखी. Question 2014. Discuss the contributions of S.C. Roy to understanding the tribes of India. Broad micro theme. S.C. Roy's pioneering role and specific contributions to Indian tribal anthropology. The original trailblazer, S.C. Roy, 1871-1942. उन्हें फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहले लोगों में से थे जिन्होंने सिस्टमैटिक डीप डाइव स्टडीज की ऑन इंडियन ट्राइब्स, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेटो की. उनका काम एक एनसाइक्लोपीडिया जैसा है. S.C. Roy को फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी क्यों कहा जाता है? सिंपल वर्ड्स में. Because he was the first to conduct systematic, in-depth ethnographic studies, यानी monographs, on Indian tribes. रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, जैसे कोई एक्सप्लोरर पहली बार एक अननोन आइलैंड का डिटेल मैप बनाता है. वहाँ के लोग, प्लांट्स, एनिमल सब कुछ डॉक्यूमेंट करता है. S.C. Roy ने इंडियन ट्राइब्स के लिए वही काम किया बिफोर एनीवन एल्स डिड इट सो सिस्टमैटिकली. बिल्कुल, उनका काम एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव मोनोग्राफ्स लिखे. ये इनसाइडर्स व्यू ऐसा था जो पहले नहीं देखा गया. उनकी सबसे फेमस मोनोग्राफ मुंडा ट्राइब पर थी. उसका नाम क्या था? उसका नाम था द मुंडाज एंड देयर कंट्री, जो 1912 में आई थी. उसमें उन्होंने मुंडा सोशल सिस्टम और उनके कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को डॉक्यूमेंट किया. और उसमें उन्होंने एक स्पेशल लैंड सिस्टम को हाईलाइट किया था. थोड़ा डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट. हाँ, द खूंटकट्टी लैंड टेन्योर सिस्टम, ये उनकी आइडेंटिटी के लिए क्रूशियल था. इसके अलावा उन्होंने ट्राइबल रिलीजन जैसे एनिमिज्म, सेक्रेड ग्रोव्स और एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे क्रिश्चियनिटी के इम्पैक्ट को भी एनालाइज किया. द ओरॉन्स ऑफ छोटा नागपुर 1915 में उन्होंने इस ट्रांजिशन को डॉक्यूमेंट किया. और उन्होंने एक फेमस एकेडमिक जर्नल भी शुरू किया था. हाँ, मैन इन इंडिया इन 1922, इंडिया का पहला प्रीमियर एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल. तो रॉय का काम सिर्फ एकेडमिक था या उसका कोई पॉलिसी इंपैक्ट भी हुआ? इट हैड अ ह्यूज पॉलिसी इम्पैक्ट. उनके काम ने एन.के. बोस और वरियर एल्विन जैसे स्कॉलर्स को इंस्पायर किया और पोस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज को इन्फॉर्म किया, स्पेशली ट्राइबल लैंड राइट्स पर. ग्रेट. अब इसको रिहर्स करो. S.C. Roy, the father of Indian anthropology, wrote foundational monographs like The Mundas and Their Country and started the journal Man in India. Go on, try it. S.C. Roy, the father of Indian anthropology, wrote foundational monographs like The Mundas and Their Country and started the journal Man in India. In short, S.C. Roy gave Indian tribes a voice in history and academics by documenting their lives with unprecedented detail and respect. तो अब तक हमने 3 जायंट्स को समझा, बोस, श्रीनिवास और रॉय. अब थोड़ा जूम आउट करते हैं. हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन 2013. Examine the anthropological contributions dealing with tribes and Indian civilization. Broad micro theme. Anthropological analysis of the relationship between tribal communities and Indian civilization. Tribe and civilization, a complex relationship. देखिए, आदिवासी ट्राइब्स इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 8.6% है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने हमें सिखाया है कि ट्राइब्स सिर्फ प्रिमिटिव लोग नहीं है, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन का एक इंटीग्रल हिस्सा है, जिन्होंने इसको शेप किया है. इसके लिए एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली का एग्जाम्पल सोचा जा सकता है. कुछ मेंबर्स शहर में रहते हैं मेन स्ट्रीम, कुछ दूर गांव में ट्राइब्स. उनके रहने का तरीका अलग है, पर वो हैं उसी फैमिली का हिस्सा. उनके कस्टम्स और स्टोरीज पूरी फैमिली की हेरिटेज को रिच बनाते हैं. सही कहा. स्कॉलर्स लाइक G.S. घुरिये और D.N. मजूमदार ने इस आइडिया को पुश किया कि ट्राइब्स को अलग थलग नहीं, बल्कि इंडियन सोसाइटी के पार्ट के रूप में देखना चाहिए. यहाँ पर इंटीग्रेशन और आइसोलेशन का डिबेट फिर से आता है. 2 मेन थिंकर्स कौन थे इस डिबेट में? एक तरफ थे N.के. बोस अपने इंटीग्रेशनिस्ट फ्रेमवर्क के साथ, और दूसरी तरफ थे वरियर एल्विन जो कल्चरल आइसोलेशन की बात करते थे. और इनके बीच में सुरजीत सिन्हा ने ट्राइब कास्ट कंटिन्यूअम का कॉन्सेप्ट दिया. ट्राइब कास्ट कंटिन्यूअम का क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में, It means the line between tribe and caste is not fixed. Tribes can gradually adopt caste-like features, जैसे राजगौंस of Central India ने हिंदू रिचुअल्स अडॉप्ट करके caste-like स्टेटस पाया. और एलपी विद्यार्थी का वो फेमस कॉन्सेप्ट क्या था? एलपी विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट था द नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. उन्होंने मालर ट्राइब झारखंड की स्टडी करके दिखाया कि ट्राइब्स का उनके इन्वायरमेंट, नेचर, सोसाइटी, मैन और बिलीव्स, स्पिरिट से गहरा कनेक्शन होता है. Can you name one tribal art form that has enriched Indian civilization? आसानी से वाइली पेंटिंग या भिल फोकलोर, इन सब ने इंडियन सिविलाइजेशन की आर्टिस्टिक हेरिटेज को कंट्रीब्यूट किया है. Right. And how did studying tribal resistance movements change our understanding of Indian history? It showed that nationalism wasn't just an urban elite movement. Tribes also fought for their rights and shaped Indian policies. Santhal rebellion, Birsa Munda's Ulgulan, ये सब इसके examples हैं. Let's practice saying this complex idea.
Anthropology shows tribes not as isolated primitives, but as integral contributors to the pluralistic fabric of Indian civilization. चलो try करो. In short, Indian civilization is like a rich tapestry, and tribal cultures are some of its most vibrant and essential threads. अब हम प्री हिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं. हमारा अगला सवाल H.D. संकालिया पर है. Question 2013. Discuss the contributions of H.D. Sankalia to prehistoric anthropology in India. Broad micro theme: H.D. Sankalia's seminal role in establishing the scientific study of Indian prehistory. The father of Indian prehistory, H.D. Sankalia, 1989. उन्हें इंडियाज रियल लाइफ इंडियाना जोन्स कहना गलत नहीं होगा. उन्होंने इंडिया के प्री हिस्टोरिक पास्ट को खोद कर निकाला, जब यहाँ सिटीज नहीं थे, राइटिंग नहीं थी, सिर्फ स्टोन टूल्स थे. संकालिया को किस चीज का फादर माना जाता है? द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री. उन्होंने इंडियन प्री हिस्ट्री को एक गेस वर्क वाले फील्ड से एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया. इसके लिए एग्जांपल है एक डिटेक्टिव का जो अलग-अलग क्लूज, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स जोड़कर क्राइम सॉल्व करता है. संकालिया ने स्टोन टूल्स, पॉटरी और सॉइल लेयर्स जैसे क्लूज जोड़कर एंशिएंट इंडिया की स्टोरी लिखी. बिल्कुल. उन्होंने मेटिकुलस फील्ड वर्क को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस के साथ कंबाइन किया. उनके एक्सकवेट किए हुए 2 इंपॉर्टेंट साइट्स का नाम बता सकते हैं? हाँ, नेवासा इन महाराष्ट्र और लंगनज इन गुजरात. नेवासा में उन्होंने लोअर पैलियोलिथिक से चाल्कोलिथिक तक का कंटिन्यूअस कल्चर सीक्वेंस ढूंढा. लंगनज में मीजोलिथिक माइक्रोलिथिक एविडेंस निकाला. और उन्होंने एक्सकवेशन का कौन सा साइंटिफिक टेक्निक इंट्रोड्यूस किया? स्ट्रैटिग्राफिक एक्सकवेशन, यानी केयरफुल लेयर बाय लेयर डिगिंग. उनका अप्रोच मल्टीडिसिप्लिनरी था. मल्टीडिसिप्लिनरी कैसे? He collaborated with other scientists like geologists and paleontologists to get a complete picture of the past. लेकिन उनके काम का एक क्रिटिसिज्म भी है. हाँ, criticism ये है that he focused too much on tool typology, classification, and less on the socio-cultural life of the people. Let's rehearse this. H.D. Sankalia, the father of Indian prehistory, used stratigraphic excavation at sites like Nevasa and Langnaj to build a scientific chronology of ancient India. अब तुम्हारी बारी. In short, Sankalia taught us how to read the story of our most ancient ancestors, written not in books but in stones and layers of earth. संकालिया ने प्री हिस्ट्री की नींव रखी, बट उनसे पहले अर्ली 20th सेंचुरी में एक पूरी एथनोग्राफिक ट्रेडिशन डेवलप हो रही थी. लेट्स लुक एट दैट. क्वेश्चन 2013. Assess the contributions of early 20th century ethnographic tradition to Indian anthropology. Broad micro theme: the influence and significance of early 20th century ethnographic work on Indian anthropology. The groundwork era. Early 20th century ethnography. ये वो दौर था जब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एक प्रॉपर सब्जेक्ट बन रहा था. इस टाइम पर सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन शुरू हुआ. जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले जमीन तैयार करते हैं, इस ट्रेडिशन ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए जमीन तैयार की. अर्ली 20th century ethnography का सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? It established systematic field work and provided the essential empirical base for later anthropological studies. इसने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को थ्योरेटिकल डिबेट्स के लिए जरूरी रियल डेटा प्रोवाइड किया. इसके लिए एक एग्जाम्पल है विकिपीडिया के बनने से पहले का. अगर आपको कुछ जानना था तो अलग-अलग बुक्स ढूंढनी पड़ती थी. अर्ली एथनोग्राफर्स ने इंडिया की सोशल विकिपीडिया के पहले पेजेस लिखे. से सिस्टमैटिक फील्ड वर्क टेक्निक्स जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और WHR रिवर्स का जीनियोलॉजिकल मेथड इंट्रोड्यूस हुआ. WHR रिवर्स ने कौन सा मेथड पॉपुलराइज किया था? द जीनियोलॉजिकल मेथड फॉर स्टडीइंग किनशिप सिस्टम्स. और सेंसस में एंथ्रोपोलॉजिकल इनसाइट्स यूज करने वाले एक इंपॉर्टेंट फिगर का नाम? J.H. Hutton in the 1931 census. उन्होंने डेटा कलेक्शन को स्टैंडर्डाइज किया. लेकिन इस ट्रेडिशन का एक मेजर क्रिटिसिज्म क्या है? Its Eurocentric lens and the tendency of colonial ethnographers like Risley to use racial determinism. H.H. Risley की The People of India 1908 में Eurocentric bias था. उन्होंने कास्ट को रेशियल टर्म्स में क्लासिफाई करने की कोशिश की. इस तरह के काम को हम बेसलाइन डेटा क्यों कहते हैं? Because they provided the first systematic records against which later scholars could compare social changes. इसने इरावती कर्वे और G.S. घुड़िये जैसे later scholars के लिए बेस बनाया. Let's practice summarizing a balanced view. The early 20th century ethnographic tradition, while criticized for its colonial bias, laid the crucial methodological and empirical groundwork for modern Indian anthropology. अब practice करो. In short, this era was the essential, if sometimes flawed, first draft of the story of Indian society. इसी ट्रेडिशन में एक बहुत बड़ा नाम है साउथ इंडिया से. Let's talk about L.K. Anant Krishna Iyer. Question 2012. Trace the trajectory of encyclopedic works on tribes and castes of South India with special reference to Anant Krishna Iyer's contribution. Broad micro theme: the historical development of South Indian ethnography, emphasizing L.K. Anant Krishna Iyer's role. The Voice of the South, Ananta Krishna Iyer, 1861-1937. उन्हें फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है. उन्होंने कलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स के रिजिड रेस बेस्ड क्लासिफिकेशंस को चैलेंज किया और साउथ इंडिया के लोगों की रियल लिव्ड इन लाइफ को डॉक्यूमेंट किया. इसके लिए एक एग्जाम्पल सोचिए. कोई आपके बारे में सिर्फ आपके रिपोर्ट कार्ड के ग्रेड्स देखकर लिख रहा है, कॉलोनियल अप्रोच. और दूसरा इंसान आपसे बात करके आपके हॉबीज, फ्रेंड्स, फैमिली के बारे में जानकर लिखता है, आयर्स अप्रोच. कौन सा बेटर होगा? ऑब्वियसली द सेकंड वन. अय्यर ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में एक इंडिजिनस पर्सपेक्टिव लाया. उनका काम मेटिकुलस फील्ड वर्क और एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ब्लेंड था. उनका सबसे सेमिनल मल्टी वॉल्यूम वर्क कौन सा था? द कोचिन ट्राइब्स एंड कास्ट 1909 to 1912. ये एक लैंडमार्क है.
आयर ने colonial ethnographers के अप्रोच को कैसे चैलेंज किया? He shifted the focus from rigid physical classification to the rich socio-cultural intricacies of communities. उन्होंने वर्ना फ्रेमवर्क को चैलेंज किया, showing that caste and tribal identities in the South were very dynamic. Can you name a specific caste or tribe Iyer documented and one key aspect he highlighted about them? The Nayars and their matrilineal kinship, or the Paniyas and their land alienation. उन्होंने marginalized tribes जैसे पानिया, bonded labor और कुरुम्बाज, herbal medicine wisdom को document किया. उनका institutional contribution क्या था? He was instrumental in establishing anthropology as an academic discipline and was the first honorary professor at the University of Madras. और उन्हें indigenous ethnographer क्यों माना जाता है? Because he was an Indian scholar providing an insider's perspective, contrasting with the outside view of colonial administrators. Ready for a power-packed sentence? Ananta Krishna Iyer's work, like the Cochin tribes and castes, shifted South Indian ethnography from colonial classification to a humanistic, indigenous perspective. Rehearse it now. In short, Iyer didn't just list communities, he told their stories with depth and empathy, setting a new standard for ethnography in India. अब आते हैं उस great debate पर. Question 2012. Compare the contributions of S.C. Roy and Verrier Elvin to tribal ethnographies in India. Broad micro-theme, comparative analysis of S.C. Roy's and Verrier Elvin's approaches to tribal ethnography. इंटीग्रेशन वर्सेस प्रेजर्वेशन, रॉय वर्सेस एल्विन, ये एक क्लासिक डिबेट है. दो जायंट्स, दोनों ने ट्राइब्स के लिए काम किया, बट उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे. इसके लिए एक एनालॉजी है. सोचो आपके पास एक रेयर ब्यूटीफुल प्लांट है. एक गार्डनर कहता है इसे मैं गार्डन में बाकी प्लांट्स के साथ लगाऊं ताकि ये भी ग्रो करे. ये है रॉय का इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच. दूसरा गार्डनर कहता है नहीं, इसे एक स्पेशल ग्रीन हाउस में रखो ताकि बाहर की दुनिया इसे खराब ना कर दे. ये है एल्विन का प्रिजर्वेशनिस्ट अप्रोच. दोनों की इंटेंशन अच्छी है बट अप्रोच डिफरेंट. S.C. रॉय 1871-1942 और वेरियर एल्विन 1902-1964 इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पिवटल फिगर्स हैं. उनकी फिलॉसफीज ने ट्राइबल वेलफेयर डिस्कोर्स को शेप किया. रॉय और एल्विन के अप्रोच के लिए वन वर्ड लेबल क्या होगा? रॉय इंटीग्रेशनिस्ट, एल्विन प्रेजर्वेशनिस्ट, आइसोलेशनिस्ट. उनका बैकग्राउंड भी अलग था. हाँ, रॉय वॉज एन इंडियन लॉयर, एल्विन वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी हु बिकेम एन इंडियन सिटीजन. और उनके राइटिंग स्टाइल में क्या डिफरेंस था? रॉयज स्टाइल वाज स्कॉलरली एंड एनालिटिकल जैसे द मुंडाज में, while Elvin's was more literally and empathetic जैसे द बाइगा में. Name one key work by Roy and one by Elvin. Roy's The Mundas in Their Country और Elvin's The Baiga. और एल्विन की फिलॉसफी ने इंडिया के किस रीजन की पॉलिसी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? NEFA, the Northeast Frontier Agency, now अरुणाचल प्रदेश. उनकी फिलॉसफी ने जवाहरलाल नेहरू की NEFA पॉलिसी को हेवीली इन्फ्लुएंस किया, जो मिनिमल इंटरफेरेंस पर बेस्ड थी. Okay, let's practice the core contrast. While S.C. Roy was an integrationist with a scholarly approach, Verrier Elvin was a preservationist with an empathetic literary style. अब आपकी बारी. In short, the Roy-Elvin debate is the classic heart versus head dilemma in tribal policy. Should we integrate for development or preserve for cultural identity? Post-colonial era में इस debate में एक और lens जुड़ा, American anthropologist का. Question 2011 evaluates the contribution of American anthropologists to Indian anthropology. Broad micro-theme. Contributions and limitations of American anthropologists in post-colonial India. New frameworks, new critics. Post-colonial era में American anthropologists India आए और fresh perspectives लाए. उन्होंने cultural relativism और interdisciplinary methods पर जोर दिया. इसके लिए एक एनालॉजी है एक नए शेफ की जो आपकी ट्रेडिशनल फैमिली रेसिपी को स्टडी करने आता है. वो उसे एक न्यू स्टाइल में प्रेजेंट करता है जिससे दुनिया उसे समझ पाती है, पॉजिटिव. लेकिन शायद वो रेसिपी के कुछ डीप कल्चरल मीनिंग्स मिस कर जाता है, नेगेटिव. अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इम्पैक्ट कुछ ऐसा ही था. उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स देना. जैसे मकीम मैरियट का ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस. हाँ, ये उनका सबसे फेमस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था. हाँ, ग्रेट ट्रेडिशन जैसे संस्कृत टेक्स्ट्स और लिटिल ट्रेडिशन जैसे लोकल विलेज डेटीज कैसे इंटरैक्ट करते हैं. इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विलेज स्टडीज और अर्बन स्टडीज पर काम किया. रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने किन एरियाज में स्टडी की? रेडफील्ड फोकस्ड ऑन द लिटिल कम्युनिटी, विलेजेस एंड सिंगर ऑन अर्बन सेंटर्स लाइक मद्रास. ग्रेट ट्रेडिशन का एक एग्जांपल दो और एक लिटिल ट्रेडिशन का. Great tradition, rituals described in Sanskrit texts. Little tradition, worship of a local village deity. लेकिन इनके काम का एक मेजर क्रिटिसिज्म भी है. हाँ, ethnocentric bias और imposing Western frameworks on complex Indian realities. Great little traditions जैसे बाइनरी को क्लिफर्ड गीट्स ने क्रिटिसाइज किया for being too simple. और उनके रिसर्च में फोकस गैप क्या था? किन ग्रुप्स को नेग्लेक्ट किया गया? They over-focused on villages and neglected urban, tribal and particularly Dalit groups. Let's get this balanced assessment right. Practicing. American anthropologists like McKim Marriott provided influential concepts like great and little traditions, but were criticized for ethnocentrism and oversimplification. Let's rehearse. In short, American anthropologists opened new windows to view Indian society, but those windows sometimes had a Western tint. हम Verrier Elvin पर एक बार फिर से फोकस करते हैं, उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को असेस करने के लिए. Question 2011. Assess the contribution of Verrier Elvin to Indian anthropology. Broad micro theme. Verrier Elvin's contributions and his philosophy on tribal autonomy. Elvin, the advocate. वो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, एक पैशनेट एडवोकेट थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ट्राइबल राइट्स और कल्चर को दे दिया.
He was a scholar activist. इसके लिए एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट का एग्जाम्पल सोचा जा सकता है जो जंगल में ही रहने लगता है ताकि वो एनिमल्स को बेहतर समझ सके और उन्हें शहर के डेंजर से बचा सके। एल्विन ने ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए वही किया। उनका काम जैसे द बाइगा 1939 में उन्होंने लैंड और फॉरेस्ट राइट्स की एडवोकेसी की, और उनकी बुक द मुरिया एंड देयर घोटुल 1947। उनकी मुरिया ट्राइब पर फेमस स्टडी ये किस यूनिक इंस्टीट्यूशन के बारे में थी? द मुरिया एंड देयर घोटुल मुरिया ट्राइब के यूनिक यूथ डॉर्मिटोरी सिस्टम के बारे में थी। उन्होंने इससे उनकी कल्चरल डेप्थ को शोकेस किया। और उनकी पॉलिसी ने नेहरू के किस फ्रेमवर्क को इंस्पायर किया? द ट्राइबल पंचशील एज एडवाइजर ऑन ट्राइबल अफेयर्स इन नेफा, उनकी बुक अ फिलॉसफी फॉर नेफा 1959 एक गाइड बनी। लेकिन एल्विन के अप्रोच का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था अकॉर्डिंग टू जीएस घुरिये? His policy of isolationism, perfect and free from internal problems, overlooking real-world challenges. जैसे आंद्रे बितेये ने कहा, तो उनका काम स्कॉलरशिप तक सीमित था या एडवोकेसी में भी था? It was a blend of both. He was a true scholar, advocate for tribal rights. Let's practice the final assessment. Veria Elvin's legacy is his deep empathetic ethnography and his influence on tribal policy, despite valid criticisms of romanticization and isolationism. Say it out loud. In short, Elwin forced India to ask a difficult question. What is true development for its most ancient communities? Joining the mainstream or preserving their unique world? तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। हमने देखा कैसे एन.के. बोस, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. रॉय से लेकर एल्विन तक इन सब थिंकर्स ने इंडिया के सोशल डीएनए को डिकोड करने की कोशिश की, सिस्टमैटिक एथनोग्राफी की नींव रखी। दे वर द ओरिजिनल डेटा कलेक्टर्स। फिर थिंकर्स लाइक एन.के. बोस और एम.एन. श्रीनिवास ने हमें पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दिए, हिंदू मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, जिससे हम सोशल चेंज को समझ सकते हैं। और रॉय वर्सेस एल्विन जैसे डिबेट्स ने हमें दिखाया कि ट्राइबल वेलफेयर पर एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। इंटीग्रेशन वर्सेस प्रिजर्वेशन का कॉन्फ्लिक्ट आज भी रेलेवेंट है। इन सभी ने अलग-अलग टूल्स और लेंसेज का इस्तेमाल किया। संकालिया ने हमें पास्ट में देखना सिखाया और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक नया एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लाया। और अब एक फाइनल थॉट। इन सब स्कॉलर्स ने 20th सेंचुरी इंडिया को एनालाइज किया। माय क्वेश्चन टू ऑल द लिसनर्स इज, इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, एआई एंड ग्लोबल कल्चर, इनके दिए गए कॉन्सेप्ट्स कास्ट, ट्राइब, संस्कृताइजेशन आज 21st सेंचुरी इंडिया में कितने बदल गए हैं और कितने वैसे के वैसे ही हैं? थोड़ा इस पर सोचना। A fascinating question to ponder. बिल्कुल। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो यू नो द ड्रिल। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका सबसे बड़ा आहा मोमेंट कौन सा था। हम मिलेंगे अगली बार एक और टॉपिक की गहरी पड़ताल के साथ। इमेजिन करो, एक आईएएस ऑफिसर दिन भर फाइल्स और एडमिनिस्ट्रेशन